अभी मैं इंडिया 5 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर का स्पीड से, ये जो अतुल अग्रवाल की, अजय अग्रवाल की बुक है, उससे करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू मतलब होता है कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये सब एंट्री होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, रेवेन्यू शैल सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कस्टमर के एंगल से सबसे पहले आइडेंटिफाई कस्टमर, सबसे पहले एग्जांपल लिया हुआ है कि वाटर प्यूरीफाई दे रहे हैं, साथ में मेंटेनेंस की सर्विस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो वाटर में प्यूरीफाई अलग हो जाएगा, मेंटेनेंस अदर हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर आइडेंटिफाई होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन होना चाहिए, अलोकेट द ट्रांजेक्शन होना चाहिए और रिकॉग्नाइज करना चाहिए रेवेन्यू को। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाइंग द कस्टमर, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, सबसे पहले हमें उसको गुड्स एंड सर्विस देना चाहिए अप्रूव्ड बाय, ओरल रिटर्न हो सकता है, कस्टमर आइडेंटिफाई होना चाहिए, पेमेंट टर्म आइडेंटिफाई होना चाहिए, कंसिडरेशन कलेक्ट होना चाहिए कस्टमर से, एनफोर्सेबल राइट होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो कि एनी कंसिडरेशन जो जो इसमें नहीं होती, मान लो गुंडे से हमें 1 लाख रुपये का बेचे हमने, उसने 5,000 रुपये दे दी, तो 5,000 रुपये क्या करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइबिलिटी के नाम से दिखा देंगे हम उसको। ठीक है, उसके बाद मान लगता है कि डिपॉजिट लाइबिलिटी लगता है कि बाद में आके दे देगा, बाद में आके दे देगा, तो उसको हम रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर लगता है कि भाई हमने हमारे चाचा के लड़के को 5,000 रुपये में लैपटॉप दे दिया था, लेकिन 10 दिन के बाद वो नॉन रिफंडेबल है, तो 10 दिन के बाद हम क्या करेंगे, उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू डीएल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, डीएल यानी डिपॉजिट लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बताया गया भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्म मतलब होता है कि मान लो कि जो टर्म है कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का रहेगा, मान लो कि हमने 12 महीने का जिम का मेंबरशिप थी, अब हमने बोल दिया कि तीन तीन महीने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, तो हमारा एनफोर्सेबल राइट 3 महीने का हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले डिस्टिंक्टिव गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, तो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वाटर प्यूरीफायर और मेंटेनेंस सर्विस अलग अलग कैसे मानेंगे, सबसे पहले डिस्टिंक्टिव कोड होना चाहिए। इसका मतलब हो सकता है कि जो मेंटेनेंस सर्विस है उसको हम अकेले यूज़ कर सकते हैं, तो यस हम अकेले यूज़ कर सकते हो, तो डिस्टिंक्टिव कोड बन जाएगा। लेकिन मान लो कि उसको हम वाटर प्यूरीफाई को अलग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस सर्विस को अलग से यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस सर्विस को हम किसी और अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ यूज़ कर सकते हैं ना, तो वो अलग से सेपरेट कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, डिस्टिंक्टिव गुड बन जाएगा। उसके बाद बताया क्या हुआ है कि अभी वाटर प्यूरीफाई मेंटेनेंस सर्विस। ठीक है, उसके बाद बताया क्या हुआ है कि क्या बताया गया कि कंट्रोल ट्रांसफर टू द कस्टमर, तो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया हुआ है कि अगर मान लो कि सीरीज ऑफ गुड्स दैट आर सब्सटेंशियली द सेम, कस्टमर रिसीव द बेनिफिट्स एज इट इज प्रोवाइड, सपोज सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस थी, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस हमें एज इट इज को हम प्रोवाइड कर रहे थे, कंटिन्यूस सर्विस में प्रोवाइड कर रहे थे, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो अलग अलग बन जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं, उसको एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानना है हमें। ठीक है, अलग अलग नहीं मानना है, उसे हमें एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानना है। जैसे कि 12 60 60 हज़ार रुपये साल का दे रहे थे, तो 1 महीने का 5,000 रुपये हो जाएगा, तो हम हर महीने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स के हिसाब से अलग अलग हम उसको ये करेंगे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही मानेंगे उसको, ऐसा नहीं कि हर दिन के अलग अलग एंट्री मारेंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा। और एसएलएम बेसिस पे करेंगे, केबल सर्विस, अकाउंटिंग सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, होटल मैनेजमेंट सर्विस, ये सबको बोलते हैं सर ये वाली सर्विस। ठीक है, तो उसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग हो जाएगा। उसके बताया गया हुआ है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको परफॉर्मेंस डिस्टिंक्ट होने के बाद भी उसको डिस्टिंक्ट नहीं माना जाएगा। कैसे, सबसे पहले सिग्निफिकेंट क्या बोला गया हुआ है कि entity has done significant integration, entities using multiple goods and service to provide a customer final product। मान लो कि हम कस्टमर को एक पावर प्लांट बनाने दे रहे थे जिसमें इंजीनियरिंग सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस, वायरिंग, इंस्टॉलेशन, ये सब अलग से हो सकती है, मगर हम ये किसी कस्टमर को देंगे, तो अगर कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करके देंगे तो कस्टमर हमें पेमेंट नहीं करेगा, तो वो पावर प्लांट हमें इन सिंगल पीओ में कंप्लीट करके देना ही पड़ेगा, तो उसे हमें एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानना पड़ेगा, अलग अलग नहीं मानेंगे हम उसे। ठीक है, अगर मान लो कि कस्टमर ने बोला है कि इंस्टॉलेशन मान लो कि सॉफ्टवेयर में था, तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, हम उसको लैपटॉप दे रहे हैं, लैपटॉप के साथ सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा, अलग अलग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि नहीं मेरे हिसाब से कस्टमाइज़ करो, तो क्या बन जाएगा वो मेरा, तो क्या हो जाएगा ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि हाईली डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है, मान लो कि उसने क्या किया था, बिल्डिंग में डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनिंग की सर्विस भी बिल्डिंग में बनाने वाला हूँ और डिज़ाइनिंग सर्विस भी देने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन मान लो कि वो बाद में क्या बोलता है कि मेरे को कि मैं डिज़ाइनिंग चेंज करूँगा, तो आपको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी चेंज करना पड़ेगा, तो वो हाईली इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है, तो उसको एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। उसको ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे, मतलब कि
ट्रांजैक्शन प्राइस के वजह से डिटरमाइन करेंगे कि भाई 1 लाख रुपये उसका था और नब्बे नब्बे हज़ार रुपये मान लो कि वाटर प्यूरीफायर का था और 10 हज़ार मेंटेनेंस का था। ठीक है, तो अलग अलग कैसे डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले होता है कि कंसिडरेशन जो एक्सपेक्टेड रिसीव होने वाली है वो कर लो। ठीक है, जो थर्ड पार्टी से मिलने वाली है उसको हटा दो, जैसे कि 1 लाख रुपये और 90 हज़ार रुपये मिलने वाला जीएसटी का, तो जीएसटी अलग वो अलग। ठीक है, सबसे पहले होता है फिक्स कंसिडरेशन, मान लो कि उसने बोल दिया 50 लाख रुपये देने वाला तो वो ले लो। ठीक है, उसको होता है वेरिएबल कंसिडरेशन, मतलब कि बिल्डिंग के लिए बोला क्या हुआ है कि बिल्डिंग का इतना है, उसके बाद अगर आप इतने जल्दी कंप्लीट कर देते हो 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, तो इसको बोल इसका 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 कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस बोनस है, पेनल्टी जो भी एग्जांपल ले लिया। ठीक है, जैसे कि 37 तक बनवा लूंगा तो बिल्डिंग का 5 लाख भी अगर मुझे प्रोबेबल लगता है, अगर लगता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस में एंटिटी एस्टिमेशन लगता है कि हो जाएगा तो उसको इंक्लूड कर लो। तो कितने में इंक्लूड करूंगा, मान लो कि 1 करोड़ था तो 1 करोड़ और 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख में रिकॉर्ड कर लूँगा। लेकिन लगता है नहीं करूँगा तो नहीं करो। ठीक है, उसके बाद उसके कौन कौन सी मेथड से इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर लगता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड मतलब लगता है कि मोर देन 2 पॉसिबल आउटकम है, मान लो कि 30 सितंबर, 30 अगस्त, 10 अगस्त और आफ्टर 30 अगस्त को इतने इतने लाख रुपये का मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करूँगा, मतलब इतने लाख रुपये एक्स्ट्रा दूंगा अगर इतने जल्दी कंप्लीट कर लेते हो। उनकी प्रोबेबिलिटी ये होती है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ये इसको क्या करूँगा मैं, इसको हमारे रेवेन्यू में ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल बताया गया हुआ है कि मान लो कि 90 हज़ार ये सब मल्टीप्लाई किया, प्रोबेबल मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2053 नफा मिनट। ठीक है, अभी सेल्स मल्टीप्लाई बाय जो सेल्स वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करूँगा तो 25,950 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 79.13 आएगा। अभी मान लो कि वो 100 यूनिट खरीदने आया तो 100 यूनिट में क्या करूँगा मैं, 90 में रिकॉर्ड, क्योंकि उसको 90 में बेचूंगा मैं, लेकिन उसको बैंक अकाउंट में 90 से, क्योंकि पैसा तो 90 से लूँगा, लेकिन सेल्स में रिकॉर्ड करूँगा 79.13, बचा हो मैं उसमें दिखाऊंगा, दूसरे वाले उसमें दिखाऊंगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है फिर जो भी है उसमें दिखाऊंगा। ठीक है, और बाद में जब वो हो जाएगा आखिरी में तो उसको डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। ठीक है, उस पर बताया गया हुआ है कि मोस्ट लाइकली मेथड, मतलब मुझे लगता है कि या तो ये होगा या तो ये होगा, तो जो मोस्ट लाइकली है, जैसे कि ये पुराना वाला एग्जांपल है जिसकी प्रोबेबिलिटी हायर है, जिसकी तो 75% ये हायर है, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस पर यूनिट 80 रुपीज़ लो, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो 80 रुपीज़ मैं लूँगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि वेरिएबल कंसिडरेशन है, शेल एंटिटी शेल इंक्लूड वेरिएबल कंसिडरेशन टू द एक्सटेंट दैट इज़ हाईली प्रोबेबल, ताकि हमें रेवेन्यू को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया से ये बोलता है कि सेल्स को इतने पे रिकॉर्ड करो कि आपको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है यहाँ पे वेरिएबल कंसिडरेशन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है अगर केसेस विच इंडिकेट सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू इन फ्यूचर। ठीक है, अगर मानो लगता है कि क्लाइंट की फीस, जो फीस मिलने वाली है वो स्टॉक मार्केट पर डिपेंडेंट फैक्टर आउटसाइड एंटिटी इन्फ्लुएंस है, अगर मानो लगता है कि मान लो कि स्टॉक मार्केट जितना होने वाला है उस हिसाब से फीस डिटरमाइंड है, तो वो हाईली इंटर वो हो गया फैक्टर डिटरमाइन इन्फ्लुएंस बाय अदर इन्फ्लुएंस, तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, वेरिएबल कंसिडरेशन में नहीं मानना है। ठीक है, उसमें मान लो कि लगता है कि मैंने सामने वाले को 2 मिलियन में चिपका दिया, लेकिन मैं किसी और पर्सन को 1.75 में बेचता हूँ और उसका मान लो कि मैंने 6 महीने का टाइम दे दिया है, तो 6 महीने के अंदर ये 2 मिलियन में मैंने बेचा है, वो आए कि मेरे को बोल सकता है तो मुझे 1.75 में ही रिकॉर्ड करना है, 2 मिलियन में नहीं रिकॉर्ड करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1.75 मिलियन, बचे हुए 2.25 को अलग रिकॉर्ड करना है, तो ये कंसेशनल अगर देते हैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, उसको बताया गया हुआ कि एडिटल हमें क्या करना है, हर उसमें रीएस्टिमेट करना है वेरिएबल एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, कैसे करना है, कैचअप प्राइस में करना है। मान लो कि मैंने क्या किया था, सबसे पहले 1 करोड़ 10 लाख रुपये मेरे को लगता था कि यहाँ के हिसाब से 1 करोड़ 10 लाख रुपये मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 30% मान लो कि मैंने रिकॉर्ड कर चुका था, तो 33 लाख कर चुका था, लेकिन मान लो मेरे को लगता है कि नहीं यार अब तो वो हो नहीं पाएगा, तो 30% के साथ 30 लाख ही होना चाहिए, तो 3 लाख क्या कर दूंगा मैं, रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, उस पर बोल रहा है कि नॉन कैश कंसिडरेशन, इसको क्या बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, अदर देन कैश, मान लो कि मैंने उसको बोला कि उसने मेरे को बोला कि मैं कैश के अलावा कोई चीज़ मैं आपको दे दूंगा, मान लो कि मैं स्टॉक इसके बदले में आपको शेयर दे दूंगा, एडवर्टाइजमेंट करवा दूंगा, इक्विपमेंट करवा दूंगा। ठीक है, तो उसे क्या कर रहेंगे हम, जो बैंक अकाउंट करेंगे, मतलब कि पैसा देने वाला तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेंगे, किस पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू, जो हमको फेयर वैल्यू मिलने वाला सामने शेयर्स एडवर्टाइजमेंट जो भी फेयर वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और अगर मान लो कि फेयर वैल्यू डिटरमाइंड नहीं होती है तो जो हम अपना दे रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, मान लो कि हमारा जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उसकी प्राइस में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बताया गया हुआ है उसके बाद आया कि कस्टमर प्रोवाइड्स एनी गुड्स टू एंटिटी टू फैसिलिटेट द एंटिटी। ठीक है, अगर मान लो कि सामने वाले कस्टमर ने मेरे को सीमेंट दिया हुआ है कि भाई तुम्हारी सीमेंट बहुत गंदी क्वालिटी का है तो हमारा सीमेंट ले लो, और अगर मान लो उनने पूरा कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया कि तुम्हें जो करना है करो, तो उसे मैं ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं, ये जो तुमको मैं ये जो दे रहा हूँ, मैं ये जो सीमेंट दे रहा हूँ इससे तुम यूज़ करो, बच्चों को मुझे वापस कर देना, मतलब कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया तो ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, उस पर बताया गया हुआ है कि ट्रांजेक्शन प्राइस है उसमें कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट भी करेंगे हम। कैसे करेंगे, अगर मान लो कि कंसिडरेशन
मान लो कि 1 लाख रुपए मिल रहा है हमें, ठीक है। तो उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे हम। सबसे पहले बोला गया हुआ कि कंसिडरेशन पेबल बाय कस्टमर बाय द एंटिटी, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने कैशबैक दे दिया सामने वाले को, रिबेट दे दिया, कूपन में रिबेट दे दिया, कोई कूपन खुलने वाला है, तो एक्सपेक्टेड रिडम्पशन मैं कर दूंगा। मान लो कि मैंने जो भी दिया था उसमें 25% का मुझे लगता है कि वापस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उसे वापस कर दूंगा। रीएम्बर्समेंट फॉर प्राइस प्रोटेक्शन, मुझे लगता है लेनोवो जैसे देता है कि भाई अगर सामने वाला का देगा उससे कम प्राइस देता है तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा, तो जितना परसेंटेज होगा उतना परसेंट से मैं कम कर दूंगा। वन टाइम पोर्ट एंड क्रेडिट, जियो एयरटेल क्रेडिट देता है कि, और शेल्फ में रखने का डीमार्ट देता है। तो जो भी लगता है, जो भी अमाउंट रहता है उतना मैं ट्रांजेक्शन प्राइस में रिड्यूस कर दूंगा। तो 1 लाख -20 हज़ार, 90 हज़ार, 80 हज़ार में रिकॉर्ड करूँगा मैं उसको, ठीक है। ट्रांजेक्शन प्राइस में से माइनस कर दूंगा। उसके बाद अगर डिस्टिंक्टिव गुड्स में लैपटॉप की सेल है, और मान लो कि मैंने लैपटॉप सेल किया हुआ है और लैपटॉप के पैसे मेरे को मिलने वाले हैं, और सामने वाले ने का फर्नीचर का बिजनेस था, ठीक है। तो उसने बोला कि तुम फर्नीचर, मैंने बोला कि मुझे फर्नीचर भी खरीदना है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, 20,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन है, उसे अलग अलग सेपरेट दिखाना है। जो लैपटॉप का बेचा है वो अलग है, जो फर्नीचर का मैंने उससे खरीदने का वादा किया है, मतलब खरीदा है फर्नीचर, वो ट्रांजैक्शन अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने कंसिड्रेशन 1 लाख रुपए का लैपटॉप था, मैंने उसको कंसिडरेशन पे कर दिया, मान लो 40 हज़ार रुपये का पे कर दिया, ठीक है। लेकिन वो उसकी फेयर वैल्यू थी, जो फर्नीचर थी उसकी 25 हज़ार रुपये की फेयर वैल्यू थी। तो 15 हज़ार रुपये क्या करूँगा, ट्रांजेक्शन प्राइस में माइनस करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं फालतू थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ी पे करूँगा मैं। तो अगर एक्स्ट्रा कुछ पे करता हूँ मैं डिस्टिंक्टिव गुड का, तो मैं ट्रांजेक्शन प्राइस में से उतना माइनस कर दूंगा, ठीक है। अगला बताया गया हुआ है कि अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, मान लो कि मैं उससे 1 लाख रुपये 1 साल बाद लेने वाला हूँ, अभी वो पेमेंट नहीं कर रखी है, लैपटॉप लेकर के जा रहा है और 1 लाख मतलब बाद में पे करेगा पेमेंट, तो मैं उसे 1 लाख रुपये थोड़ी थोड़ी दूंगा, मैं उसे 1 लाख + 10 हज़ार, 1,10,000 रुपये मैं सामने वाले से लूंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मैं एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूँ ना, वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट होता है, तो उसको इंटरेस्ट इनकम दिखाना है, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1 लाख दिखाएंगे, 10 हज़ार रुपये इंटरेस्ट इनकम से दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या दिखाऊंगा, जो कैश सेलिंग प्राइस है। अभी कैसे निकालेंगे, जो कैश सेलिंग, जैसे मेरे को जो भी कॉस्ट पड़ता है गुड्स 80 हज़ार प्लस ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दो, ठीक है। और ये तो प्रेजेंट वैल्यू कर दो, ठीक है, पीवी कर देंगे, ठीक है। और डिस्काउंटिंग रेट, जो बोरिंग रेट, जो हमारा बोरिंग रेट रहता है वो रहता है, नहीं तो IRR वो लेंगे। एंट्री बहुत ही छपरी है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम, इसको प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। ये सेम उसी का एग्जाम्पल लिया हुआ है, कुछ सेम जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मान लो कि सामने वाले ने एडवांस में पेमेंट कर दिया, और मैं उसको लेट 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 गुड्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, लैपटॉप 1 साल बाद पेमेंट देने वाला हूँ, लेकिन पेमेंट उसने आज ही कर दिया, तो वो मेरे को कम पेमेंट करके आएगा, तो 90 हज़ार रुपये पेमेंट करके जाएगा। तो वो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, उसकी एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, 90 हज़ार पेमेंट किया, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो सेल्स तो मेरे को 1 लाख पे दिखाना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये वेरी सिंपल है। 50 हज़ार रुपये गुड्स दिया, 10% का डिस्काउंटिंग रेट है, तो 50 हज़ार 10%, तो 60,500 मुझे सेल्स में दिखाना पड़ेगा। तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू ये 50 हज़ार रुपये इंटरेस्ट से सेल्स को मैं कन्वर्ट करवा दूंगा, ठीक है। अगर करना फाइनेंसिंग इग्नोर करना है, इफ फॉलोइंग केसेस, अगर छोटा मोटी फाइनेंसिंग है भाई, 1 लाख 2 हज़ार करने वाला तो इग्नोर मार देने का। अगर कस्टमर ने ही रिक्वेस्ट किया कि नहीं यार तुम अभी गुड्स रखो, बाद में पेमेंट करना, ठीक है, तो मैं इग्नोर मार दूंगा उसको। अगर कोई फ्यूचर इवेंट में रॉयल्टी वॉयल्टी क्या है तो इग्नोर मार दूंगा। अगर टाइम गैप है कि रीज़न पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बिटवीन दिस PO एंड पेमेंट कंसिडरेशन इज ड्यू टू रीजन अदर देन फाइनेंसिंग, अदर रीजन है तो मैं इग्नोर मार दूंगा। जैसे कि मान लो कि प्रोटेक्शन मनी दिया था, विद होल्डिंग मनी बाय कस्टमर फॉर क्वालिटी चेक, उसने क्वालिटी चेक करने के 2 महीने मांगा था, तो उसको मैं इग्नोर मार दूंगा, फाइनेंसिंग नहीं मानूंगा, ठीक है। और अगर 1 साल से कम है तो प्रैक्टिकली मैं इसको इग्नोर मार सकते हो आप। अब स्टेप 4 में आते हैं कि जो हमने प्राइस डिटरमाइन कर लिए हैं 1 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए, तो उसे हम अलोकेट कैसे करें अलग अलग में सॉफ्टवेयर में, मेंटेनेंस पे, कंप्यूटर पे अलग अलग कैसे एलोकेट करें। तो सबसे पहले हम कैसे एलोकेट करेंगे, उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, जो उनकी सेलिंग प्राइस अलग अलग जो दी हुई है उस पर अलग कर देंगे। मान लो कि हम वाटर प्योरीफायर 50 हज़ार में बेचते हैं, मेंटेनेंस 10 हज़ार में बेचते हैं, तो उसको उस हिसाब से अलोकेट कर दो अगर ऑब्जर्वेबल है। लेकिन ऑब्जर्वेबल इतने देने नहीं वाला क्वेश्चन में, तो क्या जाएगा, एस्टिमेटेड प्राइस अगर नहीं दिया हुआ है कि अनऑब्जर्वेबल है, तो एडजस्टेड मार्केट प्राइस ऑब्जर्व करो कि एडजस्टेड जो कॉम्पिटिटर जो प्राइस चार्ज कर रहा है, जो FR के क्लासेस मान लो कि 10 हज़ार रुपये में बिकते हैं, तो 10 हज़ार रुपये क्या हो जाएगा, उसका स्टैंडर्ड प्राइस जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट प्लस मार्जिन, मान लो कि जो जो हमको कॉस्ट पड़ता है वाटर प्योरीफायर मेंटेनेंस, तो कॉस्ट और मार्जिन ऐड कर दो, तो ये वाला इसको स्टैंडर्ड प्राइस आएगा, ठीक है। और अगर बचा कुछ जो बचेगा रेसिडुअल अप्रोच, तो टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ अदर, बचे हुए का स्टैंडर्ड प्राइस निकाल लो, बचा हुआ रेसिडुअल अप्रोच बच जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सिंपल बताया गया हुआ कि 10 हज़ार रुपये हमारा डिस्टिंक्ट प्राइस है, A को, B को, C को हम
ऐसे 5,000 2,500 5,500 में बेचते हैं, ठीक है। तो इसको इस पर एलोकेट कर देंगे तो इनकी सेलिंग प्राइस ये आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कॉम्बो बताया गया हुआ कि कॉम्बो में बेचते हैं बी और सी को, तो उसे हम 8,000 पे बेचते हैं, ठीक है। तो उसकी हम रिवाइव्ड स्टैंड अलोन प्राइस निकालेंगे, ठीक है। ऐसे निकालेंगे 8,000 इंटू 2,500 डिवाइड बाई 10,000, ये दोनों टोटल करेंगे 10,000 रुपये आएगा। 8,000 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 10,000, तो इसकी स्टैंड अलोन रिवाइव्ड कितनी आ गई, इसकी तो 5,000 रुपये की, इसकी 2, इसकी 6, तो टोटल कितना जाएगा 13,000 रुपये। अब 10,000 रुपये इंटू 5 डिवाइड बाई 13, 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 13, 10,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 13। बस ऐसे करके हम यहाँ पे इसकी वो निकाल लेंगे, ठीक है। खत्म कहानी। उस पर मान लो बताया गया हुआ कि इफ देयर इज वेरिएबल कंसिडरेशन इन ट्रांजैक्शन देन अलोकेट इट टू डेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओनली इट रिलेट्स टू, ठीक है। एग्जांपल के लिए बताया गया हुआ है कि यहाँ पर बताया गया हुआ है कि यहाँ पे हमें स्टैंडअलोन प्राइस बताई हुई है 10,000 रुपये, तो बांटेंगे 9, 2, 1 में बांटेंगे। लेकिन बताया गया हुआ कि वेरिएबल कंसिडरेशन सिर्फ 500 रुपये है जो प्रोडक्ट सी पे एलोकेटेड है, ठीक है। तो जो वेरिएबल ऑल्सो देयर इज वेरिएबल कंसिडरेशन ऑफ 5,000 ऑन प्रोडक्ट सी, ठीक है। तो 10,000 रुपये का में एलोकेट करेंगे, ये 9, 2, 1 पे 12,000 रुपये डिवाइड कर देंगे और 500 रुपये किस पर अलॉट कर देंगे, सिर्फ सी है तो सी पे अलॉट कर देंगे, तो प्लस 500 इसको एडिशनल कर देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो बताया गया हुआ है कि कंसिडरेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट विच इज शोन सेपरेटली, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ बताया गया हुआ है कि सेपरेटली शोन करता है तो उसे कैसे करना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए बताया गया हुआ है कि ए और बी को हम 5,50,000 रुपये में दे रहे हैं, मगर जो बी है प्रोडक्ट ए को 5,50,000 रुपये में बेचेंगे, मगर जो लाइसेंस दे रहे हैं और मगर जो लाइसेंस बी है वो परसेंटेज ऑन सेल्स में करेंगे, ठीक है। अब जो हमने एक्सपेक्टेड निकाला परसेंटेज ऑन सेल वो 30 लाख रुपये है, तो हम कितना चाह रहे हैं चार्ज कर रहे हैं और सबके अलग डिटरमाइंड है, तो हम क्या करेंगे 5,50,000 से 30 लाख रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। लेकिन उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बताई गई हुई है कि 16 लाख रुपये और 20 लाख रुपये, तो 16 लाख को हम 5,50,000 में बेच रहे हैं, तो चूते थोड़ी ना बैठे हैं हम, कुछ गड़बड़ चल रही है। और 20 लाख को 30 लाख रुपये में बेच रहे हैं, तो वो ज़्यादा थोड़ी पे करेगा, तो इसके करेंगे 35 लाख रुपये को इस पर इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर हम क्या करेंगे, इस पर वो करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं कि इसको रिकग्नाइज रेवेन्यू को कैसे रिकग्नाइज करेंगे हम, ठीक है। तो क्या होता है जब पीओ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कर देंगे। जब मान लो कि एट अ पॉइंट इन टाइम मान लो कि 10 लाख रुपए से 20 सितंबर को हो गए सर्टिफाई हो गया, तो 20 लाख को रिकॉर्ड कर लो। लेकिन मान लो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बिल्डिंग है, सिक्योरिटी सर्विस है, 5 साल तक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है कैसे समझेंगे हम, अगर मान लो कि साइमल्टेनियसली रिसीव हो रहा है केबल सर्विस सिक्योरिटी सर्विस, तो 3 महीने तक देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस में चल रही है बिल्डिंग, तो उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। और अगर मान लो कोई इसरो की सैटेलाइट बन रही है, तो सैटेलाइट क्या बोलेंगे, जो स्पेसिफिक उसके लिए यूज़ हो रही है, और टर्मिनेट हम कर देंगे, मान लो टर्मिनेट कर देते हैं, तो कॉस्ट प्लस मार्जिन हम उससे वसूल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको रिकॉर्ड हम कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, सेल्स बेल्स रॉयल्टी रहती है, तो ये जो बताया रॉयल्टी का, तो सेल्स बेल्स रॉयल्टी कैसे रिकग्नाइज करेंगे, तो जब हमें सेल्स हो जाएगी, क्योंकि रॉयल्टी का हमें थोड़ी पता कब होने वाली है, तो जब हो जाएगी वो तब करेंगे, या फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू विच सेल्स हैज़ बिन अलोकेटेड सेटिस्फाइड विच एवर इज लेटर। इसका क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो विच एवर इज लेटर करेंगे, ठीक है। मेथड्स क्या क्या है, मेथड्स सिंपल सी बात है, क्या है, आउटपुट मेथड है, सिंपल सी बात है, जो हमारा बता दिया गया परसेंटेज जो बता दिया गया है 25% बता दिया गया, 25% हो गया है तो 25% ले लेंगे, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट सर्वे बता देगा वो ले लेंगे, और SLM बेसिस पे ले लेंगे। जैसे कि SLM बेसिस यानी वही कि 60,000 रुपये सिक्योरिटी सर्विस था, तो हर महीने का 5,000 महीने, तो SLM बेसिस पे जितना, अगर मान लो लगता है कि मंथली, तो मंथली रिकॉर्ड कर लेंगे, क्वार्टरली 1 महीना, तो डिपेंड करता है कि कब अपने को करना चाहिए। इसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सर्विस है एज़ पर रिक्वायर्ड मेथड, एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या बताया गया हुआ है कि मेथड ऑफ मेजरमेंट ये हो गया, मतलब आउटपुट मेथड बता दिए कि भाई इतने रुपये होना चाहिए, तो 25% हम रिकॉर्ड कर लेंगे उसमें, मतलब तो 25% जो भी 1 लाख रुपये है 25% 2,500 2.5 लाख रुपये रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अभी आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड क्या हो जाएगा, इनपुट मतलब मेथड होता है कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो गई है टोटल डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेट कोड, ये मेरे CPT में पड़ा हुआ है कि 40 डिवाइड बाई 50, ये जो भी रहेगा 12 डिवाइड बाई 40, टोटल एस्टिमेट कोड जितना हो चुका है उतने से उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, 30% रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लो इसमें वेस्टेज एबनॉर्मल कॉस्ट और मेजर कंपोनेंट की कॉस्ट विच इज़ नॉट इंस्टॉल्ड है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। एग्जांपल के लिए कि 12 लाख रुपए था, उसको 2 लाख रुपए लिफ्ट के लिए हमने लगाए हुए थे, कॉस्ट के लिए लिफ्ट लगाए हुए थे, ठीक है। तो 2 लाख रुपये हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। और 25% 10 लाख रुपये का एग्जाम्पल जो भी है 25% रिकॉर्ड कर लेंगे हम, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री डेट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर पैसा नहीं देता है, तो अगर पैसा दे देता है और सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, और अगर हो जाती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद बताया गया हुआ है कि रेवेन्यू हम बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉस्ट और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ कि रिकॉर्ड कैसे करना है, इसमें क्या बोलते हैं हम,
सबसे पहले जो भी क्यूमुलेटिव रेवेन्यू है, एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए का रेवेन्यू था, उसमें से क्या करेंगे, जो कॉस्ट है उसको हम हटा देते हैं, जो भी मेजर कंपोनेंट लिफ्ट की जो कॉस्ट है उसको हम हटा देते हैं। तो लिफ्ट की कॉस्ट हटाने के बाद कितना हो जाएगा, मान लो कि जो भी आता है उसका 30% कितना 3 लाख रुपये हो जाएगा, और जो लिफ्ट की कॉस्ट है उसको तो हम रेवेन्यू में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो भी कॉस्टिंग आएगी, जो भी कॉस्टिंग आती है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो अभी तक रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, उसको माइनस कर देंगे। मतलब मान 2 लाख रुपये रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, 2 लाख रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। उस पर मान लो कि क्या बोलता है कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, मतलब डेटर में कितना, या फिर कस्टमर को कितना देना है हमें, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना है, 30 लाख रुपये में रेवेन्यू है, उसमें से पेमेंट 10 लाख रुपये की मिल चुकी है, तो 20 लाख रुपये और लेना है। डेटर है 30 लाख रुपये का सेल है, 35 लाख रुपये मिल चुका है, तो 5 लाख रुपये कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, तो छपरी है। उसके बाद क्या बताया गया है कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिखाएंगे हम। तो सीधी सी बात है, जो कॉस्ट कैसे दिखाएंगे, जो भी टोटल एस्टिमेट कॉस्ट है उसमें से एबनॉर्मल लॉस और ये परसेंटेज जितना भी होगा परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे, और एबनॉर्मल लॉस और लिफ्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि लिफ्ट और एबनॉर्मल लॉस को परसेंटेज में हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ऊपर रेवेन्यू बनेगी तो कॉस्ट में क्यों करेंगे, ठीक है। जो भी आ गया उसमें से जितना हमने अभी तक रिकॉग्नाइज कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको माइनस कर देंगे। जो रेवेन्यू उसी कॉस्ट, सिंपल कॉपी पेस्ट है। उसके बाद बताया गया वर्किंग प्रोग्रेस कैसे करेंगे, जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसके बाद जो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट हो चुकी है, क्यूमुलेटिव और रिकॉग्नाइज जो भी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, बचा हुआ वर्किंग प्रोग्रेस, प्रीपेड एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे उसको। अभी हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स क्या बोलता है कि अगर अकाउंटिंग इन केस ऑफ सेल विथ राइट ऑफ रिटर्न है तो कैसे करेंगे। अगर हमने बेचा हुआ है लेकिन उसमें पता है कि वापस कर सकता है वो, तो जितना अमाउंट वापस कर सकता है उतने के क्या करेंगे, हम एंट्री मारेंगे रिफंड लाइबिलिटी में, हम उसको डाल देंगे, ठीक है। और जो नहीं हो पता है कि ए और बी बिकने वाला है और सी वापस हो सकता है, तो सी को क्या डालेंगे, रिफंड लाइबिलिटी में, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू रिफंड लाइबिलिटी। और क्या होगा, सेल्स में तो अपन ने दिखा दिया, लेकिन जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में से तो वो आइटम हट गया होगा, तो वो क्या करेंगे, इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब जब रिफंड लाइबिलिटी हो जाएगा तो रिफंड लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे बाद में, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया हुआ है कि अमाउंट ऑफ रीस्टॉकिंग फीस, अमाउंट ऑफ रीस्टॉकिंग फीस वगैरह ये दिया होगा। मान लो कि हमने कोई सेल्स किया था कुछ अमाउंट का और बोला कि अगर तुम रिफंड को मांगते हो तो 3% हम वापस नहीं करेंगे, तो 3% का हम क्या करेंगे, सेल्स में दिखा देंगे और बचे हुए 97 रुपीज़ को हम रिफंड लाइबिलिटी में दिखाएंगे, ठीक है। तो उसमें वारंटीज़ आता है, तो वारंटीज़ में दो होती है, एक एश्योरेंस वारंटी रहती है और एक सर्विस वारंटी रहती है, ठीक है। तो एश्योरेंस वारंटी मतलब ऐसी होती है कि जो कंपनी की तरफ से रहती है, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो वो 1 साल की वारंटी तो कंपलसरी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए एज पर इंडिया 37 के हिसाब से प्रोविजन कंटीजेंट एसेट कंटीजेंट लाइबिलिटी के हिसाब से वारंटी की प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सिंपल कैसे बनाएंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू वारंटी लाइबिलिटी, वारंटी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर सर्विस वारंटी है, मान लो कि हम 1 साल की देते थे कंपलसरी, लेकिन 2 साल के एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कोई कस्टमर हमारे पास आया जिसने बोला कि आप 1 साल की आप मेरे को ऐसा कंप्यूटर दो जो उसकी 3 साल वारंटी हो, तो मैं 1 साल वाली दूंगा, उसमें 2 साल की ऐड करके उसको प्राइस जो होगा वो एड ऑन करके बता दूंगा, 1 लाख प्लस 10,000 रुपये। तो ये जो 10,000 रुपये जो किया उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 115 के हिसाब से जो इसकी 10,000 रुपये की है अलग से प्राइस, अलग से रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा। उसके बाद मान लो कि अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल ऑप्शन एट लो प्राइस इज गिवन टू कस्टमर। अगर मान लो कस्टमर को रिन्यूएबल ऑप्शन है एट लोअर प्राइस में, तो क्या करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जिम का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि 10,000, मान लो कि 10,000 मेंबरशिप 1 साल की, अगले साल मान लो अगर आप आते हो तो 8,000 लगेगा, उसके अगले साल आओगे तो भी 8,000 रुपये लगेगा, ठीक है। अभी हमको ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भाई पहले 100 कस्टमर थे, अगली बार 50 बचेंगे, उसके बाद 25 बचेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16 लाख रुपये, ठीक है। अब 16 लाख आ जाएगा और टोटल कस्टमर कितने हो गए 175, ठीक है। अब 16 लाख डिवाइड बाई 175 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9145। तो हम कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 रुपये से तो बैंक अकाउंट करेंगे, टू सेल्स करेंगे 9145 9143, और बैलेंस का आएगा कंटिजेंट लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। काय में जाएगा, कंटिजेंट लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लो कि डिस्काउंट वाउचर, कोई चीज़ का डिस्काउंट वाउचर मिलता है, हमने दिया हुआ है कि वाउचर डिस्काउंट है, तो क्या करेंगे, जो भी अमाउंट रहेगा उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में मानेंगे, ठीक है। और जो डिस्काउंट वाउचर है उसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, वो उससे हम उसका अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे, मतलब कि वो अमाउंट हमने अलग दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, और इसकी जो जितनी प्रोबेबिलिटी है कस्टमर की आने की, ऐसा तो नहीं है कि सारे कस्टमर जाएंगे, तो जितनी कस्टमर की प्रोबेबिलिटी है उतना ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो डिस्काउंट है, मान लो 40% हम डिस्काउंट देंगे उसको, लेकिन हम 10% तो ऑलरेडी देते थे डिस्काउंट, तो 30% लेंगे जो एडिशनल हम करते हैं, ठीक है।
तो जितना भी रहेगा उसमें से क्या करेंगे, बचे हुए को हम काय में दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू बचा हुआ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। वही ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू दिखाएंगे, डिस्काउंट वाउचर को कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू रेवेन्यू व्हेन वाउचर और नेक्स्ट अगर एक्सपायर हो जाता है तो कंटीजेंट लायबिलिटी को रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद लॉयल्टी पॉइंट्स रहता है कि हम डीमार्ट जाते हैं शॉपिंग जोन जाते हैं तो लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं कि मान लो 1000 पे 1000 एक 10,000 की शॉपिंग पे 1000 रुपये का लॉयल्टी पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो मान लो कि 10,000 की लॉयल्टी पे 10,000 रुपये में 0.1% रहे, 0.1, ठीक है। तो मतलब 1,000 मतलब 1,000 और एक कितने पे रहेगा, 50 पैसे, एक लॉयल्टी बॉल 0.5 का रहेगा, तो 500 रुपये का लॉयल्टी पॉइंट मिल जाएगा। अब 500 रुपये का वो नेक्स्ट परचेज में 500 रुपये का खरीदेगा तो उसको फ्री हो जाएगा, 750 का खरीदेगा तो 250 रुपये करना पड़ेगा, 300 रुपये का खरीदेगा तो 200 रुपये बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन अलोकेटेड टू प्रोडक्ट करना पड़ेगा, जो भी है मान लो कि जो भी प्रोडक्ट में उसमें लॉयल्टी पॉइंट में ऐड करना पड़ेगा और बचे हुए पे कंटीजेंट लायबिलिटी करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि 10,000 की शॉपिंग किया हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9,500 सेल्स टू 500 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद मान लो कि दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू रेवेन्यू, जब बाद में अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है इसको भी रेवेन्यू में हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। बस ये वाला एक पॉइंट है कि अगर सबसे एंड ऑफ द ईयर में एट द ईयर एंड एंटिटी क्या करना पड़ेगा, जितने भी लॉयल्टी पॉइंट्स हैं उसकी क्या करना पड़ेगा, जितने भी कंटीजेंट लायबिलिटी इनिशियली बुक करी थी उसकी हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दिखाना पड़ेगा भाई इतने लोग आने वाले हैं इस हिसाब से। तो इसका एक क्वेश्चन रहेगा, उससे पूरा समझ में आ जाएगा कि अमाउंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी इनिशियली जितना पहले बुक किए थे फॉर लॉयड विल बी एज्यूम्ड फॉर दूज एस्टिमेटेड पॉइंट्स। मतलब बाद में अगर हमें लगता है कि इतने ही लोग लेने आएंगे तो उतने का निकाल के हमें बनाना पड़ेगा। तो इसका एक क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लो कि मॉडिफिकेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या होगा, अगर मान लो कि मॉडिफिकेशन एडिशनल ऑफ गुड्स एंड सर्विस है और एसएसपी से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, मान लो एग्जांपल कि 10,000 हमारे पास गुड्स का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो आके बोलता है कि 50 और गुड्स चाहिए और स्टैंड अलोन प्राइस 100 रुपये थी, मान लो अभी हम 110 रुपये इंक्रीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं स्टैंड अलोन प्राइस से, तो क्या मानेंगे, इसको हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। लेकिन अगर मान लो कि वो आता है कि पहले हमारा 50,000 पर मंथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो बोलता है कि नहीं बहुत महंगा हो गया है कुछ कम करो, तो हमने 40,000 पर मंथ कर दी है, ठीक है। तो जो 40,000 रुपये हमने पर मंथ कर दी, 10,000 रुपये से कम कर दी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, पुराना वाले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे और न्यू कॉन्ट्रैक्ट को हम करेंगे। इसका भी एग्जाम्पल देंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में या फिर क्या हो जाता है कि वही 10,000 10,000 थे, एडिशनल 50 लेने के लिए आया, लेकिन हम पहले एसएसपी से कम चार्ज कर रहे हैं, पहले 100 था, अब हम 80 चार्ज कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो भी हम ऐसा मानेंगे कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो इंक्रीज इन लेबर हावर हो रहा है, इंटीरियर डिज़ाइन हम करते थे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करते थे, अब लेबर हावर मान लो लेबर हावर बढ़ गया हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे करेंगे, मतलब कि अभी तक हमने कितना कर चुका, कितना होना चाहिए था और कितना हो चुका है, उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ बताया गया हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो कि एंटिटी शेल कंबाइन 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंबाइन कर सकती है कि जब वो सिंगल पैक में रहेगा, या फिर कंसिडरेशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन प्राइस एंड परफॉर्मेंस एंड अदर, डिपेंडेंट अगर हो गए तो हम उसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, या फिर प्रोमिस्ड गुड्स एंड सर्विस प्रोमिस्ड इन कॉन्ट्रैक्ट इन सिंगल परफॉर्मेंस, ठीक है। जो प्रिंसिपल और एजेंट कौन रहेगा, प्रिंसिपल ग्रॉस अमाउंट में करेगा, और मतलब अलग अलग दिखाना पड़ेगा प्रिंसिपल को, और एजेंट को नेट अमाउंट में रेवेन्यू दिखा सकता है, कमीशन अमाउंट को, ठीक है। और ये क्या दिखाएगा, टोटल अमाउंट में दिखाएगा। अब एजेंट क्या दिखाएगा, प्रिंसिपल एजेंट, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रहेगी तो प्रिंसिपल एजेंट रहेगा, इन्वेंट्री का रिस्क इसके पास रहेगा तो प्रिंसिपल एजेंट बनेगा, डिस्क्रिप्शन इन सेटिंग प्राइस उसके हिसाब से सेट कर सकता है तो एजेंट रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, एजेंट थोड़ी कर सकता है, ठीक है। कंसाइनर जब उसको भेज देगा, कंसाइनी अपने को पता है 3 कंडीशन होगी तब वो हैज़ नॉट बिन ट्रांसफर टू द कंसाइनी, मतलब इसको रेवेन्यू नहीं मानेंगे। जब उसने कंसाइनी डोंट हैव ऑब्लिगेशन टू पे द कंसाइन अंटिल गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर, तब तक हम इसको रेवेन्यू नहीं करेंगे रिकॉर्ड, ठीक है। कंसाइनर इज एबल टू आस्क फॉर रिटर्न, कंसाइनर उसको वापस मंगवा सकता है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कंसाइनर इज एबल टू रिक्वायर कंसाइनर कंसाइनी को बोल सकता है कि ये तेरे पास जो गुड रखे मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो इसको मैं जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है।
बिल एंड होल्ड एग्रीमेंट मतलब होता है कि कस्टमर ने क्या कर दिया है, बिल करवा दिया है मगर पेमेंट करने नहीं आ रहा है, फिर भी हम उसको रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। कब करेंगे कि जब कस्टमर ने बोला है कि नहीं अभी मैं लेकर के नहीं आता हूँ, या फिर आइडेंटिफाई सेपरेटली डब्बे में अलग रखा हुआ है और इमीडिएट डिलीवरी के लिए पड़ा हुआ है, तो हम उसको अलग से कर सकते हैं। ठीक है, एंटिटी के पास एबिलिटी डज नॉट हैव एबिलिटी टू यूज इट प्रोडक्ट, मतलब डब्बे में पड़ा हुआ है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो कि जो हम कस्टोडियन सर्विस उसको रखने का हम चार्जेस करेंगे, तो उसको अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनाना पड़ेगा और अलग से रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी बताता है सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक ऑपरेटर है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इसका है कि गवर्नमेंट से हमने रोड बनाने का टोल रोड लिया हुआ है, तो हम ऑपरेटर बन गए, वो गवर्नमेंट से कस्टमर ग्रांटर हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये क्या होता है, द इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड जो हम बनाने वाले हैं और जिसको ऑपरेट करने वाले हैं, वो इज़ नॉट अ पीपी ऑफ एंड, मेरा पीपी नहीं है क्योंकि मैं उसको बना रहा हूँ, मेरा पीपी नहीं है। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो दो कंडीशन ये हो सकती है, या तो पूरा पूरा मुझे गवर्नमेंट पे कर रही है फिक्स्ड अमाउंट, या फिर मैं टोल से कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा पूरा जो कलेक्ट कर रही है, इसको तो पूरा एग्जांपल समझ में आएगा। तो जो भी मेरे को अमाउंट रिसीव हो रहा है कंस्ट्रक्शन से, ऑपरेशन से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग आइटम से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो इसको मैं समझ में नहीं आएगा, इसको जब एग्जांपल देखेंगे तब एक बार मैं वापस से इसको रिकॉल कर दूंगा। ठीक है, और अगर राइट टू कलेक्ट रहेगा तो इंटेंजिबल एसेट में उसको मानते हैं, इंटेंजिबल एसेट टू सेल्स और अमोर्टाइजेशन करेंगे और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, जो भी पैसा आएगा। ठीक है, अभी रीपर्चेस ये वाली इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि हमने फॉरवर्ड एग्रीमेंट किया हुआ है या फिर कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन मतलब कि या तो ऑप्शन है या तो नहीं है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। अभी इसमें क्या होता है कि पुट ऑप्शन है, मतलब कि सेलर के पास ऑप्शन है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि हमने रीपर्चेज एग्रीमेंट किया, हमने सेल किया है, लेकिन बाद में हम बोलते हैं कि हम वापस परचेस कर लेंगे, ज़्यादा में परचेस करेंगे, तो क्या होगा, मान लो कि 1 लाख रुपये 56,000 रुपये में हमने 50,000 रुपये में बेचा है, हम 56,000 रुपये में खरीदेंगे, तो इसका मतलब तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। तो 1098 हिसाब से हमें एंट्री मारनी पड़ेगी। क्या एंट्री मारेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अभी इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, बैंक अकाउंट डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल सी बात है। अगर मान लो कम अमाउंट पे करता है वो, मतलब हमने 50,000 रुपये में ये बेचे थे, लेकिन हम उसको वापस कम अमाउंट पे करेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, हम जो हम कम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो हम क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको हमारा हमारा एसेट लीज पे दिया होगा, जिसकी वजह से वो हमको रेंट पे कर रहा है 15,000 रुपये का यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम लीज मानेंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा 50,000 रुपये टू लीज टू अनअर्नड लीज ना टू डिपॉजिट लाइबिलिटी। ठीक है, तो 25,000 रुपये तो वापस कर देंगे, अनअर्नड लीज लाइबिलिटी को ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले अनअर्नड लीज लाइबिलिटी को 15,000 रुपये को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे और डिपॉजिट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो कि सेलर के पास ऑप्शन है और लगता है पुट ऑप्शन है, सेलर के पास ऑप्शन लगता है कि वो आ जाएगा कि भाई प्राइस मान लो 80,000 रुपये हो गई है और हमने 1,10,000 रुपये खरीदने का एग्रीमेंट किया हुआ है, मतलब वो आएगा, तो इसी हिसाब से एग्रीमेंट कर लो। और अगर नहीं होता है तो अदरवाइज इन केस सेल विद राइट टू रिटर्न की एंट्री पास करना है। ठीक है, इसका भी जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इफ़ रीपर्चेस ऑप्शन इज़ नॉट एक्सरसाइज और रीपर्चेस डेट अगर नहीं होता है, तो जो भी बैलेंस बचा हुआ है उसको हम रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब ये होता है कि जो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट रहता है। अगर संक कॉस्ट है मान लो, तो मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो हमें खर्चा होगा। ठीक है, जैसे कि सेल्स पर्सन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को प्रॉफिट लॉस में डालना है, लेकिन मान लो कॉन्ट्रैक्ट लिया है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है ऑप्टेन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड तो उसके एज ए सेल्स कमीशन है, तो उसे हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा WIP से और अमोटाइज करना पड़ेगा ओवर कॉन्ट्रैक्ट टर्म। तो इसको भी एग्जाम्पल समझ में आएगा WIP क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अभी क्या बताया गया, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट की कॉस्ट आती है, मटेरियल लेवल कंस्ट्रक्शन ये सब। ठीक है, तो जो इंडेस के हिसाब से बताया गया, जैसे एंटिटी है जियो है, जियो ने पैसा दिया कि तुम हमारे कॉल सेंटर करना हो, कॉल सेंटर वाले क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है इसको। अब मान लो कि जो भी एसेट है, PP है, ये है वो है, तो वो एज पर इंडेक्स के हिसाब से होगा, और जो बच्चे हो रहेगा उसको WIP एसेट और अमोटाइज करना पड़ेगा लीज टर्म के हिसाब से। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमारा कंसेप्ट खत्म होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे उसका नेक्स्ट वीडियो।